हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वापस आ गया हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर आगे के पढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा ये फ्री लाइव क्रैश कोर्स है, मतलब कि फर्स्ट टाइम मैं बीबीए की बैच में, यानी कि फर्स्ट टाइम नागपुर यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप बच्चे हो तो टॉपिक तो ये सेम ही है ना। तो हम लोग फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन लेवल पे फ्री लाइव क्रैश कोर्स को चला रहे हैं। फ्री लाइव क्रैश कोर्स तो आपको कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। अगर आपने सोचा है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोर्स यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। क्लियर? तो दोस्तों, मैं राजेश सर आपके साथ हूं और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो जो नए बच्चे मेरे साथ इस चैनल पे अभी वीडियो पे जुड़े हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो यानी इसी चैप्टर को लेके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अब मैं इस वाले वीडियो में यहां पर अभी 4th क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, पहले चैप्टर में वैसे भी 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, तो मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए। अब हम लोग अगले चैप्टर में भी जाने वाले हैं, बस इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। तो चलो दोस्तों, आप लोग बैठे क्यों हो मुझे पता है, आपको स्कोर करना है ना, और जल्दी जल्दी, और पढ़ना भी शॉर्टकट में और मस्ती करके पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की, ठीक है। चलो तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? बोल रहे एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल। बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर, ये 12th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि हेनरी फ्योल के मतलब फीचर प्रिंसिपल्स बताना है, राइट सर। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है बेटा? हेनरी फ्योल एक पर्सन है। कौन है हेनरी फ्योल बेटा? पर्सन है, पर्सन। और उसने क्या बताया? मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। बोले तो इसने बताया कि मैनेजमेंट करते कैसे, यानी हेनरी फ्योल साहब के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो उन्होंने कुछ डिसिप्लिन्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम बताए कि ये कर लो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम वो कर लो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। हेनरी फ्योल साहब ने कुछ नियम बताए कि बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते है ना, मेरे 2 काम होने वाले। एक काम तो आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मतलब पढ़ाते पढ़ाते हो जाएगा। और दूसरा काम बेटा आपका क्या होने वाला है कि आपको मैं यहाँ पर बिजनेस का मॉडल भी सिखाने वाला हूँ कि एक बिजनेस को अगर चलाना है तो ये डिसिप्लिन फॉलो करो, ये नियम फॉलो करो, तो आप जीत गए, आप बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो गए। तो देखो फ्योल साहब ने क्या नियम बताए, जरा वो सीखते। पहले फ्योल साहब की हिस्ट्री पढ़ ले। फ्योल साहब क्या हुआ था बेटा? फ्योल साहब जो है बड़े मतलब पहचाने जाते थे फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से, मतलब मैनेजमेंट के पापा है, पापा। बोले तो इन्होंने, हेनरी फ्योल साहब ने कुछ नियम बनाया और इन्होंने इन्वेंशन करे हैं, इसलिए तो फादर नाम दिया गया है। इज दिस क्लियर सर? तो इन्होंने मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के कुछ इन्वेंशंस करे हैं, जिसलिए उनको नाम फादर दिया गया। और फादर किसको बोलते बेटा? किसको बोलते बेटा? जो पूरे दुनिया को सिखाता है, जो उससे बड़ा होता है। और फादर इसलिए क्योंकि इसकी जो थेरी है सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इसकी थ्योरी को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड अ फादर। नाउ कब आए थे इस धरती पे? 1841 में आए थे सर। कहाँ के थे ये? बोले फ्रांस के थे सर, फ्रांस के थे, 1841 में आए थे। ओके, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं मालूम है आपको? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लिख देते हैं ना, तो आपके क्वेश्चन को आंसर को 4 चांद लग जाते हैं। कितने चांद बेटा? 4 चांद लग जाते हैं, राइट सर। तो अभी हम इस लेक्चर में 4 चांद भी लगाएंगे और 4 पढ़ के लगाएंगे, मतलब 8 चांद तो अपने लग ही जाएंगे। आगे बढ़ते सर। इन्होंने क्या किया था मालूम? इन्होंने क्या किया था? ही डेवलप्स द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये तो सीखने जा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में यही सीखने जा रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करने के क्या नियम होते हैं। ओके, चलो बेटा देखते हैं। 1916 में इन्होंने ये नियम लॉन्च किए। वैसे ये पैदा कब हुए थे? 1841 में। और उन्होंने नियम कब बनाए थे? 1916 में। काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने नियम बनाए थे, है ना। एक्सपीरियंस गिव्स यू अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू नो दैट। चलो बेटा आगे देखते क्या लिखा है। सो फ्रॉम लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश एंड द पब्लिश। फिर ये बुक को उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। फिर USA में उन्होंने 1949 में उसको लॉन्च किया। फिर उसके बाद बोला आफ्टर स्टेप बाय स्टेप इट इज स्प्रेड दैट वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब बेटा इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन था वो हमने सीख लिए। इन योर सिटी लेवल पे दैट इज़ ओके, इन योर सिटी लेवल पे दैट इज़ ओके। अगर यही आप MBA में होते ना, तो इसके लिए तो आपको पूरा मतलब ऐसे बनाना पड़ता और सही तरीके से, क्योंकि आप मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सीख रहे होते। अभी तो आप फिलहाल बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो, यानी कि आप मैनेजमेंट के बच्चे हो। इज दिस क्लियर? नाउ
चलो बेटा आते हैं कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या बताया है ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्लियर क्या लिखा है हेडिंग में, यहाँ पे पहले हेडिंग समझ लो बेटा। हेडिंग में लिखा है कि फेयोल डिवाइडेड एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इन्होंने डिवाइड किया इनटू द फॉलोइंग हेड्स, यानी इनके हिसाब से कोई भी बिजनेस के अंदर, किसी भी व्यापार के अंदर क्या क्या होता है भैया, इनके हिसाब से पहले इन्होंने क्या बताया, एक व्यापार में एक्चुअली होता क्या क्या है। ये नियम नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने एक फ्रेमवर्क बताया कि एक व्यापार में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है, टेक्निकल एक्टिविटी होती है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करो, मशीन खरीद के लाओ, मशीन को सुधारो, नई मशीन रिप्लेस कर दो, यू नो। उसके बाद टेक्निकल एक्टिविटी होती है। टेक्निकल मतलब उसके अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन भी आ गया, मतलब प्रोडक्ट का मॉडल बनाओ, है ना, ये सब आ गया। उसके बाद बेटा कमर्शियल एक्टिविटी होती है, यानी कि खरीदो बेचो, है ना, यू कैन सी दैट बाइंग एंड सेलिंग दिया हुआ है, पढ़ो 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 अच्छे से, बाइंग एंड सेलिंग, यू नो, खरीदो बेचो। उसके बाद और क्या एक्टिविटी बेटा, फाइनेंस, पैसा आना पैसा जाना। फिर क्या होता है बेटा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इंटरेस्ट, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, मतलब कि प्रॉपर्टी को बचाना है, यानी पैसे को बचाना है, खर्चे को बचाना है, सबको बचाना है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक हरकत होती है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग होती है। और क्या होता है बेटा, मैनेजरियल एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, कंट्रोलिंग करना और वगैरह वगैरह, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो दोस्तों हेनरी फेयोल साहब ने एक व्यापार के अंदर क्या क्या होता है उसको स्टडी कर लिया। अब इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी डिज़ाइन किया और उसमें कुछ नियम बताए। इज दिस क्लियर सर? नाउ अब आते हैं मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड ट्रेनिंग क्या होता है। तो इन फेयोल साहब की थ्योरी पूरी इन्वेस्टिगेट करके दी है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन, आप इसको इंट्रो के तौर पे लिख सकते हो ना अपने आंसर में, ठीक है। प्रिंसिपल्स पे आते हैं, डोंट वरी। चलो फटाफट देखते हैं मैनेजरियल क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए। क्वालिटीज़ मतलब क्या होता है, क्वालिटीज़ का मतलब होता है कि मैनेजर के अंदर में, मतलब मैनेजर के अंदर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बोलने की, लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशन क्वालिटी, डायरेक्शन क्वालिटी। इज दिस क्लियर बेटा? ये सारी चीज़ें उस मैनेजरियल क्वालिटी मतलब होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर अगर मैनेजरियल क्वालिटीज़ है तो तुम्हारे बिजनेस को है ना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, यू नो वेल, ओके। तो अभी क्या बोला उन्होंने, जरा वो समझ लेते हैं। ये वाला जो 3 लाइन लिखा है ना वो भी देख लेते हैं, पर लेकिन लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है ना अपने को तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। हम तो सिर्फ एग्जाम को में पास होने के लिए आए हैं, आई नो वेरी वेल, और मैं बड़ा क्रैश कोर्स रहा हूँ, तो फिर हम लोग इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे। डोंट वरी, आपके ही काम की चीज़ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब इन्होंने क्या बोला है, ही आइडेंटिफाइड, देखो ये लाइन में लिखा हुआ, जरा ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। ही आइडेंटिफाइड क्या, सर्टेन स्पेशल क्वालिटीज इन द मैनेजर। किसके अंदर क्वालिटीज देखा इसने, मैनेजर। इसने देखा मतलब एक मैनेजर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए तो तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होता है। देखो आप कैसे, तो उसने क्या क्वालिटी होना चाहिए एक मैनेजर के अंदर, फिजिकल क्वालिटी, मतलब ही शुड बी लुक लाइक अ डैशिंग मैन, एकदम गोरा चिकटा, बोलो नहीं गोरा दिखता है, सांवला दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम टाइट फाइट, बात करने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, यू नो, चलने का तरीका, एवरीथिंग यू पीपल हैव टू, मतलब दैट मैनेजर शुड हैव दिस क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वालिटी। हाइट, हेल्थ, वेट सब परफेक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वालिटी, यू नो। उसके बाद बेटा नंबर नेक्स्ट क्या है, मेंटल क्वालिटी। अगर कोई मैनेजर आपको चिल्ला चिल्ला के झाँप दे तो आप उसके दुकान में दोबारा नहीं जाओगे। अगर उसने बोला ये देखिए ये क्या हुआ, या ऐसे चिल्ला के अगर उसने बोला, इट्स लुक वेरी फनी राइट सर, तो अगर उसने चिल्ला के बोला तो क्या आप उस मैनेजर के साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहोगे? नेवर। तो व्हाट इज मेंटल क्वालिटी बेटा, व्हाट इज मेंटल क्वालिटी? मेंटल क्वालिटी इज लाइक बीइंग अ पोलाइट, लिसनिंग इट, स्माइलिंग, yes, okay, why not, yes sir, yes sir, kind of communication when you have, that is called mental ability बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, mental ability, you know, in this one। तो मतलब इसका होता है कि इसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, इसमें इमोशंस होने चाहिए और इसमें लिसनिंग पावर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ मेंटल एबिलिटी, और स्किल भी होना चाहिए। इज दिस क्लियर सर? लुक एट इट, क्या लिखा है मेंटल एबिलिटी में, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेटा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जजमेंट, सॉरी ये थोड़ा सा ना मेरा लैपटॉप पे एक स्क्रीन पे पट्टा आता है जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ नहीं पाता हूँ, तो माफ़ करना, कभी मैं ऐसा रुक जाऊँ तो आप बोलेंगे राजेश सर को पढ़ना नहीं आ रहा, रुक जाओ तो एडजस्ट कर लेना, ओके। अंडरस्टैंड एंड जजमेंट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है, तो किसी को अगर स्लो लग रही है ना तो स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख ले, नहीं लग रही है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या है ना, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए मैनेजर के अंदर, और क्या बेटा, मोरल, उसका मोरल क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मोरल मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस उसका स्ट्रांग होना चाहिए,
उसके बाद उसके अंदर में मतलब क्या, तो उसने बताया लॉयल्टी यानी भरोसे वाला, उसके बाद डिग्निटी मतलब कि अपनी अहमियत को समझने वाला, अपनी वर्चस्व को समझने वाला, अपनी डिग्निटी को समझने वाला, अपने स्वाभिमान को समझने वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है। फेयरनेस मतलब कि सही तरीके का व्यवहार करने वाला, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि दीज आर द मॉरल क्वालिटीज एक मैनेजर में होनी चाहिए। लॉयल मतलब क्या, मैं कुछ भी करूं, मतलब मैं अगर कुछ पैसे का डीलिंग कर रहा हूं तो मेरा जो कंपनी का ओनर है यानी कि जो डायरेक्टर है उसको मेरे पे विश्वास होना चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी लॉयल। कस्टमर्स को मेरे पे विश्वास होना चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी लॉयल। बिकॉज मैं अगर लॉयल रहूंगा ना तो मेरे रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक्सटर्नल रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। इज क्लियर सर? डिग्निटी को समझने वाला मतलब क्या होता है बेटा, मेरे स्वाभिमान, मेरा वर्चस्व, मेरी अहमियत अगर मुझे जरूरी लगती है तो मैं कभी गलत काम नहीं करता और ना करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे मेरा स्वाभिमान प्यारा है। तो दोस्तों ये एक क्वालिटी अगर उसमें है ना तो वो दिल लगा के काम करता है, जोश से काम करता है, होश में आके काम करता है और अपने काम को डेफिनेटली पूरा करता है, और साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। इज दिस क्लियर बेटा? चलो आपको समझ गया होगा। तो क्या क्वालिटी है नेक्स्ट, जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन मतलब बेटा क्या, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्यारा चीज़ है। एक साधारण व्यक्ति को बेटा इंग्लिश आने को होना, पहली चीज़। दूसरा बेटा लेटर लिखते आने को होना। तीसरी चीज़ प्रेजेंटेशन बनाते आने को होना। उसके बाद चौथी चीज़ कंप्यूटर पता होना। विश्वास करो मेरी बात पे, ये है जनरल नॉलेज। किसी भी कंपनी में अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो वो कंपनी के अंदर में ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें अगर आपको आती है तो वो कंपनी आपको ऐसी ही रख लेती है। डिग्री तो उनके लिए सेकेंडरी चीज़ होती है, प्राइमरी ये है कि आप इन सब चीज़ों में थोड़े बहुत एक्टिव हो या नहीं। अगर नहीं होना तो कर लो इम्प्रूव, नहीं तो नौकरी में धोखा खाओगे। इसलिए इंग्लिश सीख लो, कंप्यूटर अच्छा सीख लो, बोलना अच्छा सीख लो, और प्रेजेंट करना अपने आप को अच्छा सीख लो। बस ये समझ लें आप लोग जीत गए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बॉस बन गए आप लोग इनडायरेक्टली। इज दिस क्लियर बेटा? चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या है नेक्स्ट क्वालिटी, क्या होना चाहिए मैनेजर में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्या होता है ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मेरे बच्चे जानना चाहेंगे? यस और नो? गुड बेटा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी होटल का मैनेजर हूँ तो मेरे पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, बोलो 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 बोलो, होटल का। एग्जैक्टली यार। अगर मैं कोई एविएशन इंडस्ट्री का मैनेजर हूँ तो मेरे पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए बेटा, एविएशन इंडस्ट्री का। किसी रिटेल मॉल का अगर मैं मैनेजर हूँ तो बेटा मुझे किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, फूड आइटम्स, कपड़े के आइटम्स और कंज्यूमर आइटम्स का नॉलेज मुझे होना चाहिए, है ना। दिस इज व्हाट द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इसको हम लोग बोलेंगे। किसी हेयर सैलून के, बड़े हेयर सैलून का मैं अगर मैनेजर हूँ तो मुझे किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए बेटा, कस्टमर के मतलब वेराइटी ऑफ हेयर्स का, वेराइटी ऑफ क्रीम का, वेराइटी ऑफ मसाज का, सबका नॉलेज मुझे पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट, कि आप जिस चीज़ के मैनेजर हो ना उसका नॉलेज आपको रहना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी वन मैनेजर शुड हैव इन हिज बॉडी, आई कैन से, और इन हिज यू नो पर्सनैलिटी, इन हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में सब क्वालिटी होनी चाहिए। दी अब ऑल वर्क एक्सपीरियंसेस, मतलब ही शुड हैव द वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सर, तो देन ओनली ही विल बी कॉल्ड मैनेजर। तो भाई हेनरी फ्योल साहब ने क्या किया, हेनरी फ्योल साहब ने बेटा यहाँ पे आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है और एक मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये दो बातें तो बड़ी खूबसूरत बता दी हमारे हेनरी फ्योल साहब ने। अब आते हैं उसके उस क्वेश्चन पे, उस पॉइंट पे जो उसने पूरी दुनिया को सिखा दिया। और इसको सिखाने के बाद, इसको बताने के बाद, यही वो चीज़ है जिसके नाम से उनको पापा बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ मैनेजमेंट। इज इज क्लियर सर? नाउ ये वही चीज़ है, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड आज इसको फॉलो कर रहा है। पूछोगे क्यों और कैसे, कहाँ फॉलो कर रहा है? चलो देखते सर क्या चीज़ है वो जो पूरा दुनिया आज फॉलो कर रहा है, और तुम और मैं आज इसी के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हम ये टॉपिक सीख रहे हैं। चलो देखते हैं क्या चीज़ है। भैया बेटा 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 पहले जाने के पहले एक चीज़ और बोल दूँ, जाने का मतलब आगे जाने के पहले एक चीज़ और बोल दूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मुझे मालूम है आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हो, कहीं ना कहीं आपकी, और ऊपर से कॉमर्स के बच्चे हो यार, आप मेरे दोस्त हो यार, बिजनेस कॉमर्स के बच्चे हो। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो मुझे मालूम है आपके अंदर में बिजनेस का कीड़ा घूम रहा होगा। कुछ लोगों ने प्लान बनाए होंगे कि यार एक बिजनेस खोल लेते, कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिए होंगे, चालू होगा, कुछ लोग अपने पापा के साथ बिजनेस कर रहे होंगे। तो सर ये सारी चीज़ें उनके काम में आने वाली है। थोड़ा ध्यान से सुनना, पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज वी आर लर्निंग अ क्रैश कोर्स, सो वी विल क्रैश द सिलेबस टू द लिमिट ऑफ द एग्जाम। ओके, इज दिस क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं।
नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, द प्रिंसिपल मतलब नियम। पहली बात तो प्रिंसिपल वर्ड का मतलब समझ लो सभी लोग अच्छे से, नियम, रूल। अगर कोई नियम आप कहीं पे भी अप्लाई करो तो उसकी एप्लीकेशन अगर वहाँ बैठ रही है तो वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई। मिस्टर न्यूटन साहब ने नियम बताया, बोले ऐसे फेंक दो चीज़ें नीचे आती है, ऐसे फेंक दो चीज़ें नीचे आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम। तो किसी भी चीज़ को, फिजिकल आइटम को फेंक दो नीचे आएगी। तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, ये नियम है, ऐसे क्लियर। तो किसी भी चीज़ को नीचे फेंक, मतलब ऊपर फेंक दो नीचे आएगी, ऊपर फेंक दो नीचे आएगी, मतलब क्या है सर, ये नियम है, न्यूटन साहब ने बताया। फ्योल साहब का नियम क्या है, फ्योल साहब ने मैनेजमेंट कैसे करते बताया अपने को। चलो देखते हैं, मैनेजमेंट ऐसा करो तो फायदा होगा, व्यापार में फायदा होगा, क्योंकि ये नियम अपन काय के सीख रहे बेटा, व्यापार के सीख रहे। चलो ठीक है, देखो बेटा पहला नियम, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पहला नियम क्या बताया उसने, हेनरी फॉल साहब का बोलना क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, फट 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 देखो अभी जल्दी आप, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, अपन यहाँ लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन, ये है ऑर्गेनाइजेशन, ओके। यहाँ पर फाइनेंस होता है, ध्यान से देखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यहाँ प्रोडक्शन होता है, यहाँ सेल्स होता है, यहाँ क्वालिटी कंट्रोल होता है बेटा, यहाँ स्टोर मैनेजमेंट होता है बेटा, ओके। और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट होता है, आजकल टेक्निकल ज़्यादा चलता है इसलिए टेक्निकल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट हो गया। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया बेटा, मतलब कि LM लॉजिस्टिक सप्लाई मैनेजमेंट, यू नो, ये सारी चीज़ें होती है। और पर्सनल रिलेशन मैनेजमेंट होता है, मतलब कि PR मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ओके। ये सारे एलिमेंट होते हैं ना, तो ये है ना, क्या एक आदमी करेगा सारे काम, मतलब फाइनेंस भी तुम संभाल लो, जैसे कि आज के हम लोग अपने इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, फाइनेंस भी मैं ही संभालता हूँ, वसूली भी मैं ही करूँगा, माल भी मैं ही बेचूंगा, गोडाउन से खरीद के माल मैं ही भी लाऊंगा, रखूंगा भी मैं ही, देखूंगा भी मैं ही, लेबर को मैं ही हैंडल करूंगा। सारा काम अगर अकेला आदमी करेगा तो बोलो 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 पॉसिबल है क्या, नो। तो फ्योल साहब ने क्या बोला कि PR का काम किसी और टीम को दे दो, फाइनेंस का काम किसी और टीम को दे दो, प्रोडक्शन का काम किसी और टीम को दे दो, और उसके बाद बेटा आपका ये क्या था हमारा, S फॉर सेल का काम किसी और टीम को दे दो, Q फॉर किसी और को दे दो, और उसके बाद आपका जो भी है T फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट किसी दे दो, स्टोर किसी को दे दो। मतलब कि ऐसे काम को क्या करो तो बांट दो, तो सब काम टाइम पे होंगे, सब काम सही होंगे। पहला नियम समझ में आ गया। चलो कम बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पेवेलियन सर, ओके। चलो बेटा अभी क्या था नियम दूसरा, क्वेश्चन पे आते हैं वापस, वन बैक। चलो बेटा क्या था दूसरा नियम, जरा देखो, आपका समय बहुत कीमती है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा घाई है। चलो ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब ये तो बहुत ही प्यारा नियम है, इसको समझा देते हैं हम आपको, नियम क्या है। चलो ठीक है, वापस अपने डायग्राम में चले, नियम क्या है सर, फटाक से देखते हैं अपने नियम क्या है, ठीक है। चलो नियम क्या है सर, देखो फटाक से देखो भाई, यहाँ पे अगर एक पर्सन रख दिया मैंने, मिस्टर X, किसको, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट संभालने के लिए, और मिस्टर Z को यहाँ रख दिया, ठीक है, ओके, और मिस्टर Q को यहाँ रख दिया, ठीक है, और मिस्टर राजेश को यहाँ रख दिया, इट्स मी, ओके। तो सबको अपने अपने काम दे दिए और इसको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। ऑथोरिटी मतलब पहले क्या होता है वो सुन लो, यानी इसको पावर दे दिया भाई कि तू अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय खुद अपॉइंट करेगा, हमको नहीं पूछेगा, तू इनकी सैलरी भी खुद डिसाइड करेगा, मतलब कि कम से कम मैक्सिमम इतनी सैलरी लिमिट दे दे उसको, तो तू इतनी सैलरी डिसाइड करे, निकालना है इनको, रिट्रेंच करना है बिजनेस से, रिट्रेंच करना है बिजनेस से, तो तू खुद ही निकालेगा। उसके बाद तुझे क्या करना है, अपने सेल्स स्ट्रैटेजीज बनाना है, मतलब कि आपको तेरे को स्ट्रैटेजीज बनाना है, स्ट्रैटेजीज बनाना है, तो तू खुद ही इनसे बात करेगा, मतलब खुद ही तू डेवलप करेगा। तो ये है ऑथोरिटी, ऑथोरिटी, दिस इज क्लियर नाउ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक टारगेट दे दो, ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कौन देगा, बॉस देगा, डायरेक्टर देगा, किसको, सेल्स मैनेजर को देगा। मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ, मिस्टर राजेश की बात कर रहा हूँ, मैनेजर को, ठीक है। तो इसको बॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा कि इतने दिन में काम हो जाना चाहिए, ये रिपोर्ट मेरे को इतना होना है, मेरे को इतना मुनाफा इस महीने में मिल जाना चाहिए, इज इट क्लियर। मुझे इतनी अपॉइंटमेंट्स इस महीने में होनी चाहिए, इतनी अपॉइंटमेंट्स मतलब इतने लेबर अपॉइंट हो जानी चाहिए, इतना आपने प्लांट मतलब 2 फैक्ट्रियाँ खुल जानी चाहिए। तो ये होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ऑथोरिटी मतलब पावर दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जॉब दे देना, जवाबदारी दे देना, जॉब यानी कि वर्क दे देना, सो दैट कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे, इज इट क्लियर। तो हमारे फ्योल साहब ने जो बोला बेटा समझ में आ गया आपको। चलो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट नियम, फटाफट देखते हैं। फ्योल साहब ने बोला कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरे इसमें आते बेटा, तीसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, देखो भाई
समय की डिसिप्लिन में सबसे बड़ी खूबसूरत कहानी ये है, इधर ही लिखते हैं ना, अभी पीछे नहीं जाते, समय जाता है अपना, ठीक है ना। डिसिप्लिन में सबसे बड़ी कहानी होती है बेटा टाइम की। अगर आप टाइम में पंक्चुअल हो, समय पे सारा काम निपटा दो, आज के आज के आज, कल करे सो अब, अब करे सो अभी। उसके बाद बेटा टाइम में पंक्चुअलिटी हो गया। वर्क पंक्चुअलिटी मतलब होता है कि तुम्हारा काम कितना फिनिश हुआ है, तुमको जो काम 1 घंटे में करना चाहिए वो 1 घंटे में ही करना है। इज दिस क्लियर? उसको बोलेंगे हम लोग दूसरी डिसिप्लिन। बोले तो आपका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना है अबाउट टाइम, अबाउट योर वर्क। इज दिस क्लियर? दूसरी बात कि तुम लोग जब से डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से बात कर रहे, काम नहीं हो रहे, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, एम्प्लॉय जब आए तब वो खाना खाने चले जाता है, एम्प्लॉय जब आए तब फोन पे लग जाता है। ये डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की। डिसिप्लिन ये है कि तुमको 8 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम देना है अपना, मतलब 8 घंटे आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होनी चाहिए। चलो नो भाषण, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? समझेगा ना, आराम से पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर सर? रट्टा नहीं करेंगे, है नर्सरी वाला तोता रट्टा पोपट, बार बार वही रिपीट करो, बोलो मेरे संग, जय हिंद। ऐसे करेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते सर, आगे बढ़ते। क्या हुआ 4th नंबर पे? बोले प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है ये भी आपको समझाता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब मान के चलो, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम निकालते, देखो ये है चंगू, ये है मंगू, ये है पंगू और ये है टंगू। ओके, ये अलग अलग लोग हैं सर, चंगू मंगू पंगू टंगू। इनके थोड़े से बाल वाल निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, चंगू मंगू पंगू टंगू। अब इनको कौन हैंडल करता है सर? मिस्टर फुंगू। फुंगू मतलब ये कौन है? लीडर है। अच्छा, ये लड़की दिख रही है, सॉरी, तो ठीक है ना, लेडी भी तो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये लेडी है ना, इनको लीड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, हैंडल कर रही है। इज दिस क्लियर सर? इनको तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है चंगू मंगू पंगू लंगू टंगू, ये सब किसको पूछेंगे? फुंगू को पूछेंगे कि भाई सर आज छुट्टी है, ये पूछेंगे सर आज कितना काम करना है, सर आज हम क्या करें, सर आज हम क्या नहीं करें। तो ये डायरेक्शन देंगे। फिर फुंगू साहब क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे। फुंगू साहब या फुंगू साहिबिन ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये डायरेक्शन देंगी इस चुंगू मुंगू फुंगू टुंगू को। इज दिस क्लियर सर? तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि ये जो 4 जो नमूने हैं ये किसी और मैनेजर के पास नहीं जाते, ये किसी और पर्सन के पास नहीं जाते, उसको नहीं पूछेंगे, इसी को पूछेंगे। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड एक ही साइड से आ रही है। जैसे मिलिट्री की बटालियन होती है, बटालियन का एक टीम लीडर होता है, वो टीम लीडर यानी जो हेड होता है वो बोलेगा वही करेंगे। दिस इज क्लियर? वो दूसरे की नहीं सुनेंगे, ये जो बोलेगा वही करेंगे। दिस इज व्हाट आपने पिक्चर देखी हो ना मिलिट्री वाली, तो इसको बोलते हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड। अब सारे मैनेजर हैं, सारे मैनेजर, इनको कौन ऑर्डर देता है? ऊपर वाला मतलब डायरेक्टर, मतलब कि चेयरपर्सन जो भी है, तो वो इनको ऑर्डर देता है। तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो फ्योल साहब का ये बोलना है कि डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब कि ऐसा सेटअप करो अपने ऑर्गेनाइजेशन का। चलो नेक्स्ट फ्योल साहब ने क्या बोला है? चलो बेटा 4 प्रिंसिपल हो गए, थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रिंसिपल बड़े रहते हैं इसलिए समझाना भी ना आपको। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ओके। अब देखो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब इनको कंट्रोल करता है वो टीम लीडर। डायरेक्शन मतलब होता है बेटा कंपनी में है ना एक ही चीज़ होती है, बस याद रखना, डायरेक्शन ऊपर से निकलता है। बोले तो हेड अथॉरिटी से, हेड अथॉरिटी जो बोलेगी वही मिडिल और लोअर अथॉरिटी करेगी। इज दिस क्लियर सर? हेड अथॉरिटी जो बोलेगी वही लोअर और मिडिल अथॉरिटी फॉलो करेगी, उसको बोलते हैं डायरेक्शन देना। सिंपल डायरेक्शन का हिंदी में मतलब समझा देता हूँ। मैंने बोला बेटा आंसर आपने पूछा राजेश सर कि क्वेश्चन अगर 16 मार्क का आए तो कितना लिखना, तो मैंने बोला सर एक काम करो 8 पन्ने लिखना। तुमको मालूम नहीं था, मैंने बता दिया, मतलब ये डायरेक्शन है। बोले राजेश सर कि 16 पेज के अंदर में पॉइंट्स कितने कवर होने चाहिए, तुमको नहीं पता, मैंने बता दिया। बेटा एटलीस्ट अगर एडवांटेज पूछे तो 8 पॉइंट, डिसएडवांटेज पूछे तो 8 पॉइंट, ऐसे करके 16 पॉइंट लिख दो और साथ में इंट्रोडक्शन भी दे देना बेटा, बड़ा अच्छा लगता है आंसर। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये डायरेक्शन है। वैसे ऊपर वाली जो होती है कंपनी के डायरेक्टर्स, वो भी मैनेजर को बोलते हैं अपने को फॉरेन में सेल करना है, डायरेक्शन। अपने को एम्प्लॉय कम करना है, डायरेक्शन। सेल प्रोडक्ट चेंज कर दो, डायरेक्शन। सेल्स को इस एरिया में ज़्यादा बढ़ाओ, डायरेक्शन। इसलिए प्रोडक्शन में तुमने ये ज़्यादा कर दिया, इसको कम कर दो, डायरेक्शन। इसका प्रोडक्शन बढ़ा दो, डायरेक्शन। पैकिंग ऐसी करना है, डायरेक्शन। इसको बोलते हैं डायरेक्शन। इज दिस क्लियर बेटा? चलो डायरेक्शन क्या होता है समझ में आ गया। तो इसका मतलब होता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ये भी अकेला बॉस करेगा, कोई भी एक हेड करेगा, यानी एक हेड से कमांड यानी कंट्रोलिंग होती है इनडायरेक्टली, और डायरेक्शन मतलब
मतलब गाइड करना, ट्रेनिंग मतलब गाइड करना, डायरेक्शन देना, रास्ते दिखाना। इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते सर मेरे लेक्चर की खासियत पता नहीं आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हमने टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर के बकवास एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो इधर उधर के हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने वाले, हम लोग टू द पॉइंट और रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि हमको व्यापार करना भी सीखना है मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द जनरल इंटरेस्ट। अब बताओ मुझे, अगर मान के चलो कि एक रूम के अंदर तुमको 8 लोगों को एक एक्टिविटी दे दूं, बोलूँ क्या मैं 8 लोगों को बोला कि चल भाई ये काम करना है सबको मिलके, तो मुझे एक बात बताओ, 8 लोग क्या आठों के आठों उस काम के लिए इंटरेस्टेड है? एक बोलेंगे आपका दोस्त नहीं यार मैं गाने सुन लेता हूँ, एक बोलेंगे मेरे को भूख लगी है यार, एक बोलेंगे काम करना तू कर ले मैं देख लेता हूँ, इसलिए बाद में देख लूंगा। तो आप लोग देखो कि एक टीम के अंदर में अलग अलग दिमाग के लोग बैठे हुए, तो उनका है ना आइडियोलॉजी, उनका मेंटालिटी उस काम में नहीं जाता। तो इसीलिए ये सबऑर्डिनेट्स को एक कॉमन इंटरेस्ट में लेके आना है, ये काम जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 6-8 लोग हैं तो उनकी मीटिंग भरा, उनको मोटिवेट करो और उनको एक ही काम के लिए मोटिवेट और इंस्पायर कर दो, मतलब कि उनका जनरल इंटरेस्ट जनरेट कर दो, मतलब कि जनरल इंटरेस्ट को मतलब ऑफ द इंडिविजुअल टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि उनको उस काम के लिए इन्वॉल्व कर दो, यानी उस काम के अंदर उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। दैट इज व्हाट इट्स फॉर द कॉमन वर्क। ऐसा बहुत बार होता है, आपने देखा होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते सर। इसका उदाहरण दूं, कई दंगे हो जाते हैं तो पुलिस एक लाइन से खड़ी हो जाती है। ये सारी की सारी पुलिस एक जैसी क्यों खड़ी हो गई एक लाइन से? क्योंकि उनको वैसा मोटिवेट किया गया जनरल इंटरेस्ट में, कि वो उसी काम के लिए देश की सेवा में हाजिर हो जा रहे हैं। इसलिए अदरवाइज उनको पूछे तो वो बोलेंगे छुट्टी चाहिए, बहुत मेहनत कर ली, ऐसा बोलेंगे छुट्टी चाहिए। ओके चलो 7 प्रिंसिपल में आते बेटा, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, रेम्यूनरेशन। देखो भाई, हेनरी फ्योल साहब का बोलना ऐसा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनको सही रेम्यूनरेशन दो भाई। अगर तुमने उसको काम ज़्यादा कर रहा है उसको तुम कम पैसे दे रहे हो, ये काम कम कर रहा है इसको ज़्यादा पैसे दे रहे हो, बोले ये मेरा नाती पोती है तो इसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, और ये मेरा नाती पोती नहीं है मेहनत बहुत करता है इसको कम पेमेंट मिलेगी, नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। जो अच्छा काम करे उसकी पेमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, जो बुरा काम करे उसकी पेमेंट कम होनी चाहिए। इसलिए तो मतलब हेनरी फ्योल साहब ने बोला है कि रेम्यूनरेशन सही बांटो, सही पर्सन को सही रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, उसके काम के हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो वो काम करेगा, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। बड़े बड़े लेवल पे आप देखोगे ना तो इंसेंटिव पे काम चलता है, बेटा तू इतना काम करेगा ना तुझे इतना बेनिफिट मिलेगा, तू इतना करे इतना बेनिफिट मिलेगा, मतलब टारगेट अचीव करो तो तुझे गिफ्ट भी मिलेगा। यानी दिस काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन इज टॉकिंग अबाउट, हेनरी फ्योल साहब ने बोला है। तो तुम्हारे सारे एम्प्लॉय ऐसे फटाफट 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 दौड़ने स्टार्ट कर देंगे। इज दिस क्लियर सर? नाउ लेट्स पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते बेटा, क्या हुआ 8 नंबर पे, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसका सिंपल उदाहरण देता हूं। आपने डोमिनोज देखा? ठीक है, देखा। खाया पिज्जा कभी? खाया। ओके ठीक है, थोड़ा उदाहरण को समझना, फट से क्लिक हो गया, मैं जम करके अपने एग्जाम्पल पे आ जाऊंगा। वहां पे ऐसा है बेटा कि आप लोग देखना, वहां पे हर डोमिनोज के जो पिज्जा होते हैं ना उनका टेस्ट हमेशा सेम रहता है, जबकि हर सेंटर पे वो अलग अलग बनता है ना? ओके गुड, क्योंकि ऊपर से है ना, मैं समझा रहा हूं आपको सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ऊपर से है ना क्वालिटी फिक्स हुई है, ऊपर से है ना कहां से? अमेरिका से, कि उस पिज्जा का जो इंडिया में जितने भी यूनिट्स चल रहे हैं ना तो उसका जो क्वालिटी है ना ऊपर से फिक्स हुआ है अमेरिका से, वहां से ऑर्डर आता है, वहां से वो जो बेस बोलते हैं ना वो वहां से आते हैं, वो यहाँ नहीं बनते। बेस ऑफ द पिज्जा, पीस ऑफ द पिज्जा यहाँ नहीं बनते। इज दिस क्लियर? तो ये ना सेम क्वालिटी वहां से इंपोर्ट होकर इधर आते हैं, फिर यहाँ के स्टोर में वो जमा हो जाते हैं, फिर आप लोगों को पिज्जा मिलता है। इज दिस क्लियर? फिर वो लोग उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कितने डालने हैं ये भी फिक्सअप ऑलरेडी होता है। इज दिस क्लियर सर? तो दिस इज व्हाट, इसको बोलेंगे हम सेंट्रलाइज का एग्जांपल है, कि वो वहां से सभी जगह पे कॉमन। तो फायदा देखा ना आपने सेंट्रलाइजेशन का क्या होता है। चलो एक सा भी और मतलब समझाता हूँ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था। आपने इंडिया के अंदर पुलिस कमिश्नर सुना होगा आपने, तो वो हेड होता है और फिर सारे के सारे जो होते हैं पुलिस स्टेशन उसको कंट्रोल करता है, उसको हैंडल करता है। उनने बोला है कि सबको आप रास्ते में आना है, सबको डंडे मारने हैं, पड़ गए डंडे। उसने बोला चलो सब लोग आराम करो, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, सब लोग पुलिस अंदर। बोलेंगे सर ये तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। नो, मैं आपको तो ये सिखा रहा हूँ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा। सेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर अपने हाथ में रखो,
तो पूरी कंपनी आपके कंट्रोल में रहेगी। मतलब कोई आपकी कंट्री को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई आपकी कंपनी को लूट नहीं सकता। जिसको चाहे जब निकाल दो, जो चाहिए प्रोडक्ट चेंज कर दो। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में सेंटर से डिसीजन आता है, इसलिए वो लोअर लेवल की जो कंपनीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हीं की, वो उनके हिसाब से चलती है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर विश्वास नहीं हो रहा ना तो डोमिनोज में जाके कभी पिज़्ज़ा उधारी में खा के बताना मुझे, उधारी में, बिना पैसे के। इसलिए उधारी मिलती है जरा देख के आना, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर है, उधारी नहीं चलती। ठीक है, आगे बढ़ते सर। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, मैं पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। स्केलर चेन मतलब इस टाइप का होता है सर, मतलब कि होता है अटैच टू द वन एलिमेंट टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। ओके, कुठं गेला रे, हाँ आला आला, ओके। तो बेटा ये देखो स्केलर चेन, इसको मतलब ये टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये क्या है, ये एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, क्या है ये सब, क्या है। तो दीज आर द डिविजन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल ये जो होता है सेंटर बेटा टॉप होता है, फिर ये मिडल होता है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला लोअर लेवल होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मिस्टर ए मैनेजर विल कॉन्टैक्ट टू द बी मैनेजर विल कॉन्टैक्ट टू द सी। मतलब कि टॉप अथॉरिटी विल कॉन्टैक्ट टू द मिडल लेवल विल कॉन्टैक्ट टू द लोअर लेवल। अब डिपार्टमेंट में दूसरा भी है, इधर भी डिपार्टमेंट है सर, क्योंकि हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखो मैं हेड, फिर ये प्रोडक्शन मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर के अंदर फोरमैन के नीचे लेबर। तो फिर ये सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर के अंदर उसका सुपरवाइजर, उसके सुपरवाइजर के अंदर फोरमैन। मतलब मैं सेंटर वाला और ये दो डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे चैनल बना हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, दिस इज स्केलर चेन। अब इसको अगर इसके साथ कांटेक्ट करना है तो बीच में हम लोग ये कर देते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं इसको, गैंग प्लैंक। मतलब दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर, और अदरवाइज लोअर विल कॉन्टैक्ट टू द मिडल विल कॉन्टैक्ट टू द अपर, लोअर विल कॉन्टैक्ट टू द मिडल विल कॉन्टैक्ट टू द अपर। मतलब ऐसे ऐसे जाने से बेटर है। तो ये ऐसे ऐसे में बहुत टाइम लग जाता है कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाना हो, प्रोडक्शन विल डायरेक्ट वांटेड टू कॉन्टैक्ट विद द सेल्स, तो ये वाली लाइन आप लोगों को बीच में कनेक्ट कर देना है सर। कौन सी वाली लाइन, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, इट बिकम्स अ गैंग प्लैंक। एंड दिस वन ऑल्सो कैन कॉन्टैक्ट विद दिस वन ऑल्सो कैन कॉन्टैक्ट विद दिस, मतलब मिक्सअप कर देना, दैट इज कॉल्ड द गैंग प्लैंक। ओके, तो दिस इज वाई सर स्केलर चेन ऐसा डिजाइन करो। ऐसा किसका बोलना है, हेनरी फ्योल का, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। चलो आगे बढ़ते बेटा, चलो ठीक है 10 नंबर पे आते। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी काम। ऑर्डर में तो वो ऑर्डर नहीं होता किसी को ऑर्डर दे दो, ए कर ले रहे, वो कर ले रहे, नो। ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस। कोई भी काम का करने का अपना एक सीक्वेंस होना चाहिए, दैट इज वी से द ऑर्डर। इस बेटा दैट इज वी से द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले आप क्या करेंगे, मटेरियल को जमा करेंगे, मैन पावर लाएंगे, फिर उसके बाद आप ऑर्डर्स लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन करेंगे। आपको क्या लगता है कि गाड़ियों की जो वेटिंग होती है, शोरूम से आप गाड़ियाँ खरीदते हो तो वेटिंग इसलिए होती है ना, स्टॉक अवेलेबल नहीं है ना, ऐसा ही है ना। वेटिंग इसलिए होती है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है। शायद आप गलत फहमी में हो। कभी कभी कुछ गाड़ियाँ 2-2 महीने की वेटिंग पे होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर कलेक्ट हो गए, उधर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इज इट क्लियर सर? ऑर्डर कलेक्ट हो गए, उधर मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाता है। इधर से ऑर्डर आके कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया, फटाक से कंपनी को पता चल जाता है कि 1 लाख गाड़ियों का ऑर्डर है। रफ्तार बढ़ जाती है डे नाइट काम करने की। इज दिस क्लियर सर? तो वहाँ का मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कौन सी जगह से कितना गाड़ियाँ बनाना है, और वो गाड़ी को फिर उस स्टोर में सप्लाई किया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, और आपकी गाड़ी आपके दरवाजे पे पहुँच जाती है। इज दिस क्लियर सर? तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। एकदम से पहले बना के मत रखो, पहले ऑर्डर ले लो, देख लो, फिर प्रोडक्शन चालू करो। मशीन रेडी है, लेबर रेडी है, सीक्वेंस सेट कर दो। इज दिस क्लियर बेटा? चलो ठीक है। अच्छा, एक और सीक्वेंस का उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपकी फैक्ट्री कहाँ होना चाहिए, आपका गोडाउन कहाँ होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये भी एक सीक्वेंस का पार्ट होता है। तो ये इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथ चलेगा। ठीक है, इसका उदाहरण है कि आपके घर का किचन और हॉल और डाइनिंग रूम एक ऑर्डर में होता है, जिससे आसानी हो जाती है आपके मम्मी को आपको खाना सर्व करने के लिए और हॉल में आने के लिए। तो हमेशा घर का मैनेजमेंट भी एक ऑर्डर में होता है। इज दिस क्लियर? गुड, आगे बढ़ते बेटा। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है ट्रीट द ऑल एम्प्लॉय वन एंड द सेम। इक्विटी मतलब क्या, अगर सेम लेवल पे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सबके साथ ट्रीटमेंट वही होना चाहिए। गलत काम किया, इसको निकाल दिया,
इसने गलत काम किया, इसको निकाला नहीं, इसको अपन ने बापू सोना कर दिया, नहीं बेटा बापू बेटा नहीं सोना, ऐसा नहीं करना। इसको नहीं डांटा, इसको तो निकाल ही दिया, गलत है। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा जब नए एम्प्लॉय आएंगे, बोलेंगे हम नहीं करते, या तो फेवरेटिज्म चलता है या तो बायस होता है, बायस। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और जिससे ऑर्गेनाइजेशन आपका बंद भी हो सकता है। दिस इज क्लियर बेटा, स्ट्राइक पे जा सकते हैं एम्प्लॉय। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू बी वेरी इक्वल टू द ऑल एम्प्लॉय। सैलरी इसकी जितनी है जो लेवल का काम कर रहा है, इसकी जितनी है उतनी इसकी है। इसको निकाला, इसको भी निकाल दो, इसको बड़ा किया, इसको भी बड़ा कर दो, लाइक काइंड ऑफ। इज दिस क्लियर बेटा? इक्वलिटी, सबको इक्वल ट्रीट करो ऑर्गेनाइजेशन में, फियोल सबका कहना है। चलो आगे तो बेटा 12 नंबर के प्रिंसिपल पे पहुंच रहे हैं हम लोग अभी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब कि टाइम पीरियड डिसाइड कर लो, किसका? प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, एम्प्लॉय आज कितने घंटे काम करेगा। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मेरे को पता चल गया कि मुझे आज सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 6 बजे छोड़ना है, तो मैं दिल से काम करूंगा, मुझे पता है 9 बजे 6 बजे। तुम बोलोगे कल 10 बजे आना, फिर मैं 8 बजे छोड़ूंगा, फिर बोलेंगे परसों 12 बजे आना, मैं 12 रात को 12 बजे छोड़ेंगे। इससे भी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। इसलिए देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आगे आते बेटा। और ये टेनर पता है किसको लेके बोला बेटा? मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैंने जो उदाहरण दिया तो टाइम पीरियड का दिया। टेनर का मतलब होता है जो एम्प्लॉय को आप अपॉइंट करते हो ना, तो उसको बता दो 20 साल की तेरी जॉब है, तो उसको आज अपॉइंट किए, कल निकाल दिए, परसों अपॉइंट किए, नरसों निकाल दिए, नहीं चलेगा। तो उसको एक स्टेबिलिटी ऑफ टेनर बता दीजिए कि कितने साल तक तेरी जॉब एक्चुअली रह सकती है, जब तक कंपनी जिंदा है और तू जिंदा है। इज दिस क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। 13 नंबर कहाँ गया रे? यस, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यस, ये बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी बात है सर, बड़ा है तो बेहतर है। क्या है ये? तो मैं आपको भी गाइड करना चाहूँगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव क्या होता है? अगर बॉस सब बोलेगा तो एम्प्लॉय हर बार क्या देगा? यस बॉस, आप बताएंगे तो करेंगे। मतलब कि वो वर्कर और एम्प्लॉय तो हिलना ही नहीं है जगह से जब तक बॉस का ऑर्डर ना आए। मान लो बॉस छुट्टी पे चला गया तो 6 दिन तो उन्होंने काम ही नहीं करने सही ढंग से। इनिशिएटिव का मतलब होता है बेटा कि इनको अगर कुछ आइडिया दिमाग में आता है तो वो अपने बॉस को आके बताए, उसको अप्लाई करके दिखाए और उसको मौका मिले अप्लाई करने का। इज दिस क्लियर? उसको मौका मिले उसको अप्लाई करने का और उसको चांस मिले उसकी चीज़ करने का। इज दिस क्लियर? यानी अगर वो खुद इनिशिएटिव लेना चाहता है, प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि सर आई थॉट कि ये प्रोडक्शन में, इस प्रोडक्ट में ये वाली डिज़ाइन अपन डाल देते हैं, तो सर इट विल बी मोर बेटर एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो बॉस से कैसे होगा ये, करके दिखा। तो एम्प्लॉय स्टार्टिंग इट, ओके लुक एट बॉस, मैंने बना दिया। बॉस से वाओ इट्स ग्रेट, दिस इज व्हाट द इनिशिएटिव यू हैव गिवन टू योर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मौका मिलना चाहिए। इनिशिएटिव मतलब मौका नहीं होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है उसको कुछ करना है, शुरू करना है तो उसको चांस दे दो, बस खत्म। इनिशिएटिव लेने दो उसको, इनिशिएटिव लेने दो उसको, आगे बढ़ने दो उसको, आगे करने का मौका दे दो उसको, चलने का मौका दे दो उसको, सोचने का मौका दे दो। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। तो ये मिस्टर फियोल साहब ने बोला कि देयर शुड बी इनिशिएटिव, मतलब कि दूसरी चीज़ अपने साइड से भी बोला फियोल साहब ने कि अगर आपको लगता है कि बिजनेस में ये करना चाहिए तो करो, अगर आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा तो फॉलो करो, ऐसा बोल रहे हैं फियोल साहब। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट द कॉर्प, इसको बोलते हैं टीम वर्क। स्पिरिट द कॉर्प, ओके बेटा ये वर्ड थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड है, तो बेटा इसको बोलते हैं हम टीम वर्क। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टीम वर्क। टीम वर्क मतलब क्या हुआ बेटा? भाई साहब बताइए टीम वर्क किसको बोलेंगे? टीम वर्क का मतलब होता है कि क्रिकेट मैच में आप लोग क्या करते हो, अगली टीम को हराने के लिए बॉलर, बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर सब एक भिड़ जाते हैं उस क्रिकेट प्लेयर को आउट करने के लिए। यानी जैसे ही बॉलर बॉल डाल रहा होता है तो यू पीपल बिकम्स रेडी, यस कम ऑन, यस आई विल कैच इट। इसका मतलब आप टीम वर्क कर रहे हो, राइट सर, गुड। सेल्स की बात करते हैं। अगर मान लो 5 बंदे हैं, बिजनेस में सेल करना है ना, तो 5 बंदे क्या बोलते हैं? मैं अपना सेल्स करूंगा, तू अपना करना, हम लोग सब लोग मिल के इस सेल्स को बढ़ाएंगे, व्यापार के सेल्स को बढ़ाएंगे और अपने बॉस को ये सेल आज इस महीने कंप्लीट करके दिखाएंगे। टीम वर्क, इज दिस क्लियर सर? मिलिट्री, बटालियन,
विल टारगेट एंड विल हिट देम। हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। 10-12 लोग मिलके बोल रहे हैं, टीम वर्क। इज दिस क्लियर सर? दिस इज व्हाट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी है ना, एम्प्लॉय जब काम करे ना तो ये टीम वर्क होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा 14 प्रिंसिपल फेयोल साहब के तो हो गए। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो फेयोल साहब ने ये नहीं बोला है, इसको स्किप कर दो, प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल हमने समझ लिए, तो बोलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। और आप देख सकते हो आपके सामने क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, दैट इज द चैप्टर नंबर 2। इज दिस क्लियर? दैट इज द चैप्टर नंबर 2। इज दिस फाइन बेटा? चलो ओके, अब हम चैप्टर नंबर 2 को सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा पार्टी अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके चलो इसका डिस्टिंग्विश खत्म कर देते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, है ना। आप लोगों को अभी 40 मिनट्स करीब लगे होंगे बेटा इस वीडियो के अंदर, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ने में। आपको लगे अरे बाप रे सर कितना स्लो पढ़ा। नो, नॉलेज, प्रैक्टिस, लर्निंग, एवरीथिंग। इज दिस क्लियर बेटा? दैट इज माय मेन मोटो। आप इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना, दैट्स इट। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा डिफरेंस क्या है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में? बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर दोनों तो एक ही है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम निकाल लेते पहले। ये देखो बेटा, ये है आपका मैनेजमेंट एम, इसको पूरा कवर करता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। ओके एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको समझ गया होगा इशारों में, नहीं समझा? सॉरी थोड़ा गंदा हो गया। इशारों में क्या समझा सर? मैनेजमेंट है ना छोटी कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन वाइड कॉन्सेप्ट है। चलो एक और चीज़ समझाता हूँ, अब थोड़ा डायग्राम पे ध्यान देना। ओके मैं बड़ा खूबसूरत डायग्राम निकालता हूँ। एक कंपनी चलानी है अपने को, तो ठीक है, एक फैक्ट्री डाल दी, ठीक है बेटा, एक फैक्ट्री डाल दी, ये कंपनी चलानी है, एक फैक्ट्री डाल दी। उसके बाद इसका एक गोडाउन मेंटेन कर लिया, क्योंकि माल रखना है यहाँ पे अपने को, ठीक है। गोडाउन बड़ा गंदा गोडाउन है। उसके बाद बेटा फिर हम लोगों ने एक ऑफिस चलाना है, तो एक बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग, कांच वाली, बिल्कुल एकदम चकाचक बिल्डिंग के ऊपर मतलब XYZ बोर्ड लगा दिया, ठीक है। अरे बराबर दिख नहीं रहा है हमको, सॉरी। चलो ठीक है इधर निकालते, देखो बेटा, चलो दिख रही बिल्डिंग XYZ लिमिटेड करके, एक चकाचक बिल्डिंग है रोड के ऊपर में, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, इधर डीलर अपॉइंट कर दिए, ठीक है। आपका माल बेचेंगे ना गोडाउन से माल इनके पास जाएगा, फिर ये लोग क्या करेंगे, उधर सेल कर देंगे, प्रोडक्ट को आपके बेच देंगे। इज दिस क्लियर? उसके बाद बेटा मतलब कि आप लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हो। आउटसोर्सिंग मतलब आपने किसी XYZ कंपनी को, PQR कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आएगा पैकिंग वैकिंग करने का बोलो, या फिर सेल्स करने का, माल बेचने का, ठीक है, होता है ना कंपनी के अंदर में ऐसा। तो ये जो पूरा सेटअप आप बना रहे हो ना, ये फैक्ट्री, फिर एक गोडाउन, फिर उसके बाद ये कंपनी, यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट होगा, यहाँ पे सेल्स होगा, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एंड मेकिंग अ सेटअप इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। डिजाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्टली डिजाइन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाना, उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा देश अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेशन है। कैसे? प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एंड उसके बाद स्टेट मिनिस्टर के बाद लोकल वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, पालक मंत्री एंड ऑल काइंड ऑफ। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन है। इज दिस क्लियर? फिर हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर तुम्हारी मतलब RBI है। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज मेड। पार्लियामेंट है, लोकशाही है, लोकतंत्र है। तो दिस इज व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन, एंटायर सेटअप इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट क्या है? इस एडमिनिस्ट्रेशन को, सेटअप को ऑपरेट करना, चलाना, एग्जीक्यूट करना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मान लो आपके पापा ने आपको दुकान डाल के दे दी, नौकर अपॉइंट करके दे दिए, सब कुछ लगा के दे दिया, अब बिजनेस चलाना है, सेल्स को बढ़ाना है, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रोडक्शन करना है, मटेरियल लाएंगे, इन्वेंशन करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसका मतलब आप मैनेजमेंट करो। पैसे लाएंगे, पैसे कमाएंगे, खर्च करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। तो ये सब मैनेज करेंगे। उसको एग्जीक्यूट करना, पॉलिसी को ऑपरेट करना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इज नोन एज मैनेजमेंट। ओके चलो अब इसके हिसाब से चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपका समय काफी कीमती है। इज दिस क्लियर? नाउ पहला पॉइंट क्या है बेटा? मीनिंग मैंने समझा दिया, पढ़ लेना आप उसको, ठीक है, मैंने समझा दिया। चलो आगे बढ़ते सेकंड दूसरे पॉइंट पे आते बेटा, एबिलिटी। बोले देयर इज अ नीड ऑफ अ टेक्निकल, मैंने बोला था ना आपको मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम है यार स्क्रीन की। 1 सेकेंड बेटा, होल्ड पे रहना। यूनिटी क्या है पता नहीं कौन सा, वो एक्चुअली स्क्रीन पे मेरा एक बेल्ट पट्टा आया हुआ है यार, उससे वर्ड छुप जाता है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, मेरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसलिए माफ करना, मुझे वर्ड नहीं दिख रहा है। तो सर देयर इज अ नीड ऑफ टेक्निकल
एबिलिटी है एक्चुअली, हाँ ओके, इधर दिख गया, ये वर्ड से कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, वो एबिलिटी है। तो बोलो देयर इज अ नीड ऑफ अ टेक्निकल एबिलिटी, यहाँ पर बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। टेक्निकल मतलब मैनेजर को पता होना चाहिए ना प्रोडक्शन कितना, कब, कैसे, गुड्स को कितने में खरीदना है, कितने दिन तक स्टोर रखना है, टेक्निकल एबिलिटीज है। सेल्स को कैसे बढ़, टेक्निकल एबिलिटीज है। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी मतलब होता है यार इधर गोडाउन खोलना है, उधर गोडाउन खोलना है, दिस इज ओके ओके, इतना स्ट्रक्चर होता, इतने मैन पावर चाहिए होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस, इट एक्सेप्ट ऑपरेटिव, लुक एट दिस वर्ड बेटा, ऑपरेटिव, बेटा ऑपरेटिव मतलब संचालन। उसके बाद मैंने क्या बोला था, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने क्या बताया था आपको, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन है मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड है, और एडमिनिस्ट्रेशन बेटा क्या है, जिसने खोला है, जिसने चलाया है, वो उसकी रिस्क है। अगर वो ऑपरेट सही नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आ सकता है। अगर मैनेजर ने गलती कर दी तो चेयरमैन को मुक्का पड़ेगा लोगों से, इज दिस क्लियर? मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो होता है उसकी रिस्क होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा, दिस इज व्हाट। चलो नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फंक्शंस, इट इंक्लूड्स द डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिंग, लुक एट दिस वर्ड एग्जीक्यूटिंग मतलब पॉलिसी को चलाना, बनाना नहीं, चलाना, जो बनी हुई पॉलिसी उसको फॉलो करना। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है, कमिश्नर जो होता है, वो क्या करता है, वो बने हुए लॉ को लोगों पे अप्लाई करता है। लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल बॉडी बनाती है, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, मैनेजर उसको चलाते हैं मतलब उसको फॉलो करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। लुक एट क्या लिखा है यहाँ पे, इट इंक्लूड्स गाइडेंस, लीडरशिप हेड है, प्लानिंग हेड है, कंट्रोलिंग क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है किसको रखना है, किसको निकालना है। उसके बाद बेटा पॉलिसी मेकिंग, लुक एट दिस वन मेकिंग, मैंने आपको बोला था ना, ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये बनाते हैं, इज दिस क्लियर? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टॉप अथॉरिटी आई कैन से, और मैनेजर इज व्हाट, द एम्प्लॉय और द असिस्टेंट और द सबऑर्डिनेट्स फॉर द टॉप लेवल। ओके बेटा चलो समझ गया आपको। नंबर 5, जल्दी मेरे बच्चों लोगों को जाना होगा यार, परफॉर्मेंस, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज। कौन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट का काम, एम्प्लॉय करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है फिर, है ना, इधर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म बाय टॉप लेवल, बताया था मैंने आपको, डायरेक्टर लेवल, चेयरमैन लेवल, टॉप लेवल, इज दिस क्लियर? गुड। चलो नेक्स्ट नंबर पे आते बेटा, 6 नंबर पे क्या लिखा है, प्रोसेस। क्या होता है मैनेजमेंट एक डूइंग प्रोसेस है और ये है थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में सोचा जाता है और यहाँ पर उस वर्क को किया जाता है। ऊपर से सोचा गया कि छोटी कार बनाओ प्रोडक्शन में, तो मैनेजर चलो स्टार्ट हो जाओ, छोटी कार बनाने को बोला है बॉस ने, मतलब डूइंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, इज दिस क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जवाबदारी है, मैनेजर की जवाबदारी है बहुत कम और एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी है बहुत ज़्यादा। अब मान लो मैनेजर ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट की वजह से किसी का कुछ गलत हो गया, तो सामने वाला केस किस पे करेगा, मैनेजर पे कि कंपनी पे? कंपनी पे करेगा तो फंसेगा कौन, बॉस। तो दिस इज व्हाट सर, रिस्क किसकी ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा है, किसकी कम है, मैनेजमेंट की कम है। इज दिस क्लियर बेटा? कुछ नहीं समझे तो कमेंट कर दो, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझने लग जाएगी। इज दिस क्लियर बेटा? स्किल, कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ लिख देना कोई प्रॉब्लम है तो, आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके आगे बढ़ते बेटा। स्किल, मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ टेक्निकल स्किल, क्योंकि एग्जीक्यूशन करना है ना, इनको तो हर बातें पता होनी पड़ती है, कौन सी मशीन कब कितना काम करेगी, मेंटेनेंस क्या होगा, टेक्निकल, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, टेक्निकल। मुझे आपको केक बनाना आता है क्या? हाँ, अगर यहाँ पर लड़कियाँ बैठी है तो आई एम रियली सॉरी, उनको आता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बॉयज़ लोग आप बताओ, केक बनाना आता है आपको? नहीं ना, टेक्निकल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टेक्निकल, यू कैन अंडरस्टैंड टेक्निकल का मतलब क्या समझा अभी आपको, समझ में क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पर साइंस दिमाग लगाना पड़े ना, समझ जाना वो टेक्निकल है भाई, कितना कंटेंट कौन सा डालना है, टेक्निकल है भाई, इसको टेक्निकल बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल हुआ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यार एक काम करते ना अपन, ये ऐसे टाइप का केक बना देते हैं, मतलब कि एक बैट्समैन खेल रहा है पिच पर, उसको ऐसे दिखा देते, ऐसे बना देते, एक किताब वाला केक बना देते हैं, एक कार वाला बहुत बिल्कुल एकदम स्पोर्ट कार वाला केक बना देते। कॉन्सेप्ट मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन टेक्निकल कॉन्सेप्ट,
इज दिस क्लियर बेटा? ओके गुड। तो ये आपका हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो बेटा होल्ड करिएगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक। अगर आपको कोई डाउट है इस लेक्चर में तो प्लीज पुट योर पॉइंट इन कमेंट बॉक्स। आई एम रेडी टू गिव द आंसर। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो से बेनिफिट करें और आपका फायदा हो, इसलिए मैं फ्री लाइव क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आ रहा हूं। फिर से बार बार एडवाइस करता हूं, फीस नहीं पे करना है, कोई क्रैश कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं, किसी के आप क्लासेस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं राजेश सर आपके लिए सारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन है, प्लीज उसको अभी के अभी डाउनलोड करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उसकी लिंक दी है, तो उस पर आप क्लिक करके हमारे स्टडी वॉलेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमेशा मैं आपके फायदे के लिए लेक्चर पढ़ाने आऊँगा, तो आपने अपने दोस्तों को भी जोड़िए, बाकी लोगों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम राजेश सर फॉर टुडे।